हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित व हमारे डे टू डे लाइफ से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसे कैशलेस ट्रांजैक्शन अर्थात नकदी विहीन लेन देन कहा जाता है। वर्तमान समय में जब से 21वीं सदी में विश्व ने प्रवेश किया है, हमारे आर्थिक विकास की स्थिति और उद्योग, व्यापार, वाणिज्य इत्यादि में बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा है। सब और व्यापार वाणिज्य में यंत्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है और बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अर्थव्यवस्था में होने लगा है। जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बहुत ही कम होता था, तो ऐसे समय पर वहां पर वस्तु के बदले वस्तु ली और दी जाती थी। परंतु वर्तमान में कई प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो इस कारण से अर्थव्यवस्था में नकदी का लेन देन यानी मुद्रा का लेन देन बहुत अधिक बढ़ गया है। प्रत्येक कार्य के लिए व्यक्ति को दिन भर में छोटे छोटे कार्यों के लिए मुद्रा का लेन देन करना होता है। एक व्यापारी के द्वारा दिन भर में खूब सारा सामान बेचा जाता है और उस सामान को खरीदा भी जाता है, तो उसके लिए उसको बहुत नकदी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से हमें अपने डे टू डे लाइफ में कदम कदम पर नकदी की आवश्यकता होती है। बहुत छोटे छोटे कार्य सुबह से शाम तक हमारे द्वारा किए जाते हैं, उसमें नकदी की आवश्यकता होती है। दूध आपको खरीदना होता है, सब्जी आपको खरीदनी होती है, किराने का सामान लेना होता है, यातायात की सुविधा के लिए आपको पैसा देना होता है, आपको पान खाना है तो कहीं को गुटखा खाना है, पान खाना है, किसी भी काम के लिए दिन प्रतिदिन की जो आवश्यकताएं हैं उसके लिए काफी अधिक मात्रा में हमें नकद लेन देन की आवश्यकता होती है। अब इसका ये परिणाम होता है कि जब रुपया या पैसा बार बार अलग अलग हाथों से गुजरता है तो वह बहुत जल्दी खराब होता है, वो गंदा भी हो जाता है, फट भी जाता है। तो सरकार को या रिजर्व बैंक को बड़ी मात्रा में प्रतिवर्ष पुराने नोटों को चलन से बाहर कर उसके स्थान पर नए नोट जारी करने पड़ते हैं, जिसमें करोड़ों रुपए का खर्च आता है। इसके अलावा भारत जैसे विशाल देश में देश के कोने कोने में आवश्यकता अनुसार मुद्रा को पहुंचाने के लिए बहुत अधिक श्रम करना पड़ता है, बहुत अधिक समय लगता है। सरकार के द्वारा अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, देश के कोने कोने में, गांवों में जो लोग जंगल में रह रहे हैं, उन सबके पास में नकदी को सुनिश्चित करना पड़ता है। यह भी बहुत अधिक श्रम साध्य होता है और नोट की छपाई में बहुत अधिक खर्चा लगता है। तो ऐसी स्थिति में जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 10 बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है, इस प्रकार से जो कैश ट्रांजैक्शन होता है उससे सरकार को बहुत अधिक मात्रा में पैसा खर्च करना पड़ता है, बहुत अधिक अधिकारी रखने पड़ते हैं। इसके अलावा विभिन्न बैंकों में जो ट्रांजैक्शन होता है, बहुत सारे लोग पैसा जमा कराने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग पैसा निकालने के लिए आते हैं। तो बैंकों को भी बहुत बड़ा स्टाफ रखना पड़ता है और प्राचीन काल में तो एक एक बैंक में 4-4 केस, बड़ा अगर बैंक है तो 4-4 केस की कैबिन्स होती थी और वहां पर भी लाइन लगती थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देश की आबादी 130 करोड़ के आसपास हो रही है। 121.02 करोड़ तो हमारी 2011 की पॉपुलेशन के हिसाब से थी। तो इन सभी पॉपुलेशन के लिए नगद मुद्रा की व्यवस्था करना एक बहुत बड़े चैलेंज से कम नहीं है। अतः भारत जैसी तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था के लिए कैशलेस ट्रांजैक्शन यानी बिना नकदी के प्रयोग के वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन को एक बहुत बड़ा नया आयाम कहा जा सकता है और देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अधिक उपयोगी कहा जा सकता है। जब 2016 में सरकार के द्वारा 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए, उस समय
कैश की बहुत किल्लत महसूस होने लगी, तब ये महसूस किया जाने लगा कि विश्व की विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तरह भारत में भी कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। 2016 से पहले भी हमारे यहाँ कैशलेस ट्रांजैक्शन था, पर वो बहुत ही सीमित मात्रा में था। अधिकांश जो ट्रांजैक्शन होता था, अधिकांश जो लेन देन होता था वह कैश में ही किया जाता था। पर जैसे जैसे इंटरनेट का आविष्कार हुआ, इंटरनेट का प्रसार हुआ, जगह जगह इंटरनेट का प्रयोग किया जाने लगा, तो वर्तमान स्थिति यह है कि हम बिना नकदी के प्रयोग के भी हम वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दुनिया में कहीं पे भी जो उत्पाद है उसको हम ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, और हम अगर कोई प्रोडक्ट करते हैं तो उसको दुनिया में किसी भी स्थान पर उसका विक्रय इंटरनेट के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अलावा हमारा उत्पाद किस प्रकार का है, ग्राहकों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, ग्राहक उसमें क्या परिवर्तन करना चाहते हैं, क्या चेंज चाहते हैं, ये सारी प्रतिक्रिया भी हम इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। 1990 में जब इंटरनेट का आविष्कार हुआ, उसके बाद बहुत तेजी से विज्ञापन में, वस्तुओं की बिक्री में, ऑनलाइन शॉपिंग की प्रवृत्ति बड़ी तेजी से बढ़ी है। और पिछले दशक में भारत में ऑनलाइन जो व्यापार है वो बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। आज बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां ऑनलाइन व्यापार बढ़ा रही है। आप देखिए, फ्लिपकार्ट के नाम को सब जानते हैं, मोबिक्विक नाम की एक जो कंपनी है उसे भी सब जानते हैं, पेटीएम मॉल के नाम से भी एक कंपनी है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट सेल करती है। आपको आज मोबाइल खरीदना है तो सबसे पहले आप ऑनलाइन उसकी रेट देखेंगे, भले आप आपके पास वाले दुकानदार से ही लेना चाहते हैं, पर पहले आप ऑनलाइन रेट के माध्यम से ये पता करने का प्रयास करेंगे कि लगभग इसकी क्या रेट है और मुझे मार्केट में किस रेट में मिल जाएगा। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, वॉलमार्ट विश्व की बहुत बड़ी कंपनी है जो ग्रोसरी आइटम बेचती है, ऑनलाइन उसका विक्रय करते हैं। हमारे यहाँ भी तुरंत थोड़े समय से ही रिलायंस डिजिटल नाम की कंपनी है, वो ऑनलाइन प्रोडक्ट कर रही है। इसके अलावा जो फ्लिपकार्ट है और बहुत सारी दूसरी कंपनियां हैं वो कई समय से ऑनलाइन बिक्री का कार्य कर रही है। सरकार के द्वारा भी ये प्रयास किया जा रहा है कि लोग कम से कम नकदी का प्रयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करें। इसके लिए सरकार कई प्रकार के इंसेंटिव भी प्रदान कर रहे हैं कि आप कम से कम नकदी का प्रयोग करके आप कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दें, ताकि सरकार को भारी मात्रा में प्रतिवर्ष मुद्रा के छपाई पर, फटे और सड़े गले नोट को बदलने पर जो भारी मात्रा में व्यय होता है उससे निजात पाई जा सके। भारत में जो नोट की प्रिंटिंग होती है उसकी स्याही और कागज भी विदेशों से हमको आयात करना पड़ता है और वो बहुत महंगा होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जो छोटे नोट है उनकी प्रिंटिंग की कॉस्ट ज्यादा आती है और उसकी चलन वैल्यू कम होती है। जैसे 2 रुपए का नोट है, 1 रुपए का नोट है, 5 रुपए का नोट है, इसको प्रिंट करने में सरकार को ज्यादा खर्चा आता है। 1 रुपए के नोट को खर्च करने में हो सकता है सरकार को 10 रुपया खर्च हो रहा हो, पर लोगों को सुविधा देने की दृष्टि से सरकार के द्वारा इनका प्रिंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये अर्थ जानते हैं, नकद विहीन लेन देन किसे कहा जाता है। वह लेन देन जिसमें बिना मुद्रा के प्रयोग के वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है उसे नकद विहीन लेन देन कहा जाता है। यानी हम क्या करते हैं, कोई भी वस्तु और सेवा खरीदते हैं तो उसका भुगतान हमारे बैंक खाते से, जिस व्यक्ति को हमको भुगतान करना है उसके बैंक खाते में डायरेक्ट कर देते हैं। किसी भी प्रकार की मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार के लेन देन को नकद विहीन लेन देन कहा जाता है। यानी बिना मुद्रा के प्रयोग के वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करना और विक्रय करना, इसे नकद विहीन लेन देन कहा जाता है। कई बार हम मोबाइल मंगाते हैं तो हम फ्लिपकार्ट से मोबाइल मंगा सकते हैं या और पेटीएम मॉल से मोबाइल या किसी भी एक कंपनी से हमने मोबाइल मंगाया, तो हम क्या करते हैं, हम अपना एटीएम कार्ड है उससे पेमेंट कर देते हैं।
तो ये जो पेमेंट है, जो बिना नकदी के प्रयोग के जो पेमेंट किया जाता है, उसे ही नगद विहीन पेमेंट की संज्ञा दी जाती है। ये पेमेंट डेबिट कार्ड से हो सकता है, ये पेमेंट फोन पे से हो सकता है, ये पेमेंट पेटीएम से हो सकता है। बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो हमें नकद विहीन लेन देन को सुलभ बनाते हैं। आज अधिकतर लोगों के पास पेटीएम जो है उसके माध्यम से तुरंत स्कैन करके वो पेमेंट कर देते हैं बिना नकदी का प्रयोग करके। कुछ लोग फोन पे को यूज करते हैं, कुछ लोग भारत सरकार ने एक ऐप बनाया भीम, उसको यूज करते हैं और उसके माध्यम से बहुत ही आसानी से पेमेंट किया जा सकता है। तो नगद विहीन लेन देन से तात्पर्य बिना नकदी के प्रयोग के जो लेन देन होता है। अब हम कुछ चर्चा करते हैं कि ऐसे कौन कौन से माध्यम हैं जिसके माध्यम से हम नकद विहीन लेन देन कर सकते हैं। तो पहले देखिए, प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ चेक व ड्राफ्ट के माध्यम से नगद विहीन लेन देन किया जाता है। कोई व्यक्ति को आपको पेमेंट करना है तो आप उसको नकद नहीं देकर आप उसको चेक दे दीजिए, वह उस चेक को अपने बैंक के खाते में जमा करा देगा और जितनी राशि आपको उसको पेमेंट करनी है वो चेक के माध्यम से आसानी से भुगतान की जा सकती है। इसी प्रकार से ड्राफ्ट एक माध्यम है जो बहुत प्राचीन काल से हमारे यहाँ प्रचलन में है, जिसमें सरकार के द्वारा जिसमें बैंक के द्वारा एक ड्राफ्ट जारी किया जाता है। सामान्य रूप से बड़े लेन देनों के लिए ड्राफ्ट का प्रयोग किया जाता है, जिसमें बैंकों के द्वारा एक निश्चित सुविधा शुल्क लेकर ड्राफ्ट जारी कर दिया जाता है और वो ड्राफ्ट है उसका जिसको भी व्यक्ति को भुगतान करना है वो उस ड्राफ्ट को उस व्यक्ति को दे दिया जाता है। वह व्यक्ति उस पैसे को उस ड्राफ्ट को अपने खाते में जमा कराएगा। तो इस प्रकार से चेक है, ड्राफ्ट है, इसके माध्यम से नगद विहीन लेन देन प्राचीन काल में भी होता था। वर्तमान में जो नगद विहीन लेन देन है उसका एक माध्यम हो गया इंटरनेट बैंकिंग। आज इंटरनेट के माध्यम से नगद विहीन लेन देन किया जा सकता है। इंटरनेट के माध्यम से आपको कहीं पर हवाई टिकट बुक करना है, रेल का टिकट बुक करना है, बस का टिकट बुक करना है, वीडियो कोच कोई बस है उसका आपको टिकट बुक करना है, इंटरनेट के माध्यम से बहुत आसानी से ये किया जा सकता है। इसके अलावा इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन आप कपड़े मंगवा सकते हैं, ग्रोसरी का सामान मंगवा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद मंगा सकते हैं। तो इंटरनेट एक माध्यम है जिसके माध्यम से भी नकद विहीन लेन देन किया जा सकता है। इंटरनेट में क्या करते हैं, व्यक्ति घर बैठे कुछ भी वस्तुओं और सेवाओं को क्रय और विक्रय करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करके ऑनलाइन वस्तुओं और सेवाओं का क्रय किया जा सकता है। इस प्रकार से पिछले दशक से वस्तु व सेवा खरीदने के लिए इंटरनेट एक बहुत बड़ा माध्यम बनता जा रहा है और वर्तमान में अधिकांश लोगों के द्वारा इंटरनेट के प्रयोग के माध्यम से अपने वाहन की टिकटें बुक की जा रही है, अपनी फ्लाइट की टिकटें बुक की जा रही है और बहुत सारे ग्रोसरी व अन्य सामान इंटरनेट के द्वारा मंगाए जा रहे हैं। इसके अलावा नगद विहीन लेन देन में एक स्वाइप मशीन होती है, वो भी बहुत प्रयोग में ली जाती है। आपने कभी बड़े शॉपिंग मॉल में या पेट्रोल पंप पे देखा होगा, एक छोटी सी मशीन लेकर आया जाता है पेमेंट करने वक्त। उसके अंदर कार्ड को, चाहे आपका एटीएम कार्ड हो, चाहे आपका क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, उसको उसमें से निकाला जाता है। उसके पश्चात आप अपना कोड डालते हैं तो उससे पेमेंट हो जाता है। तो ये मशीन अलग अलग लोगों जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स है, पेट्रोल पंप्स है, बड़े परचेजिंग हाउस है, उनके द्वारा ये मशीन रखी जाती है और एक बहुत सीधे और सरल तरीके से इसके माध्यम से कैशलेस ट्रांजैक्शन को संपन्न किया जाता है। धीरे धीरे इस स्वाइप मशीन का भी प्रयोग बढ़ रहा है। इस मशीन के द्वारा सभी प्रकार के कैश एटीएम, किसी भी बैंक का एटीएम हो या किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, एक ही मशीन के माध्यम से इससे पेमेंट किया जाता है। 2000 तक का पेमेंट के लिए इसमें कोड डालने की जरूरत नहीं होती है, बस केवल मशीन जो है उसमें स्वाइप करने से ही ट्रांजैक्शन किया जाना संभव होता है। और 2000 से अधिक अमाउंट होने पर इसमें जिस व्यक्ति का कार्ड होता है उसके द्वारा अपना कोड नंबर डाला जाता है। इसके अलावा एटीएम मशीन
जो कि सामान्य रूप से बहुत यूज ली जाती है एटीएम मशीन। और एटीएम मशीन को हम केवल एक कैश प्राप्त करने का ही साधन मानते हैं। जब भी हमको नकदी की जरूरत होती है, हम पास के एटीएम पर जाते हैं, अपना कार्ड लगाते हैं, कोड लगाते हैं और हम कैश प्राप्त कर लेते हैं। पर एटीएम मशीन के द्वारा भी कैशलेस ट्रांजैक्शन किया जाना संभव है। इसके लिए ये जरूरी है कि आपके पास जिस बैंक का एटीएम है, जिसको आपको पैसा भेजना है, जिसको आपको भुगतान करना है, उसका भी खाता उसी बैंक में होना चाहिए। उसके बाद अपना कार्ड आप एटीएम मशीन में लगाएंगे तो उसमें कई प्रकार के ऑप्शंस पूछे जाते हैं। आपको फास्ट कैश चाहिए, आपको खाते का बैलेंस चाहिए, आपको पिछला कुछ प्रिंटेड ट्रांजैक्शन चाहिए। इसी प्रकार से उसमें एक ऑप्शन होता है ट्रांसफर, मनी ट्रांसफर का। उस मनी ट्रांसफर ऑप्शन में जाकर जिस व्यक्ति को आपको भुगतान करना है उसका खाता नंबर और आईएफएससी कोड और कितनी राशि का भुगतान करना है, ये डाल देने पर एटीएम के माध्यम से भी कैशलेस ट्रांजैक्शन किया जाना संभव है। सामान्य रूप से हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं, इसलिए हमें पता नहीं है और हम ये समझते हैं कि एटीएम तो केवल पैसा निकालने का ही माध्यम है। मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में एटीएम कार्ड का प्रयोग पैसा जमा करने के लिए भी किया जाता है। आजकल इस प्रकार के भी एटीएम आ गए हैं जिसके माध्यम से बिना बैंक में जाए आप पैसे को जमा करा सकते हैं। वो मशीन सामान्य एटीएम मशीन से थोड़ी बड़ी होती है। जब आप अपना एटीएम कार्ड उसमें लगाते हैं, उस मशीन का वो खुल जाता है और उसके अंदर जो भी आपके नोट है आप क्रम में उसमें जमा दीजिए। उसके बाद मशीन के माध्यम से उनकी काउंटिंग की जाती है और आपके अकाउंट में उसको जमा कर लिया जाता है और उसकी एक स्लिप भी आती है जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि आपके द्वारा किस तारीख को कितनी राशि जमा कराई गई। इसके अलावा देखिए, एक मोबाइल ऐप भी कैशलेस ट्रांजैक्शन का धीरे धीरे सशक्त माध्यम बनता जा रहा है। हमारे बहुत सारे लोगों को आपने पेटीएम के माध्यम से या फोन पे के माध्यम से पेमेंट करते देखा होगा। इसमें गूगल प्ले स्टोर पर जाइए। गूगल प्ले स्टोर पर जाने पर आपको बहुत सारे पेमेंट ऐप दिखेंगे जिसमें आपका पेटीएम हो सकता है, फोन पे हो सकता है, भारत सरकार का एक है भीम ऐप, वो भी हो सकता है, और भी कई एमआई का भी एक है। इसी प्रकार से बहुत सारे पेमेंट ऐप है। इनमें से किसी पेमेंट ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने बैंक खाते से लिंक कर सकते हैं। उसके माध्यम से आप बिजली का बिल जमा करा सकते हैं, पानी का बिल जमा कर सकते हैं, अपनी ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, रेल की टिकट बुक कर सकते हैं, वायुयान की टिकट बुक कर सकते हैं। आपने कोई ग्रोसरी आइटम मंगाना है ऑनलाइन स्टोर से, उसका भी आप पेमेंट कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मोबाइल ऐप से भी कैशलेस ट्रांजैक्शन संभव है। और वर्तमान में देखा जाए तो सबसे अधिक कैशलेस ट्रांजैक्शन किसी के द्वारा किया जाता है तो वर्तमान में मोबाइल ऐप के द्वारा ही कैशलेस ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। हम कहीं पर भी देखते हैं तो आजकल तो छोटी छोटी दुकानों पर भी एक ऐसा स्कैनर बना होता है जिससे आप फोन पे से भी करना चाह रहे हैं तब भी पेमेंट हो जाएगा, भीम ऐप से भी करना चाह रहे हैं तब भी पेमेंट हो जाएगा, पेटीएम से भी करना चाह रहे हैं तब भी पेमेंट हो जाएगा। केवल आपको अपने स्मार्टफोन से उसको स्कैन करना होता है और जितनी राशि का भुगतान किया जाना है उसको उसमें करना पड़ता है। यदि वो स्कैनर नहीं है तो आप जिसको आप पेमेंट करना चाहते हैं, सपोज कीजिए आप अपने दोस्त को पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इस ऐप के माध्यम से केवल आप उसका मोबाइल नंबर डालेंगे तब भी उस पैसे को ट्रांसफर किया जाना संभव है। तो वर्तमान में जो कैशलेस ट्रांजैक्शन है उसमें क्रांति का कार्य मोबाइल ऐप कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल ऐप सामान्य रूप से सभी लोगों के पास अवेलेबल होते हैं। तो इसके माध्यम से बहुत ही आसानी से कैशलेस ट्रांजैक्शन को किया जाना संभव है। इसके अलावा देखिए, एक मोबाइल बैंकिंग भी धीरे धीरे प्रचलन में आ रही है। वर्तमान में बहुत सारे ग्राहक ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो अपने खाते को मोबाइल से अटैच करवा लेते हैं और उस मोबाइल के माध्यम से भी कैशलेस ट्रांजैक्शन होता है। आपको अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है, आप मोबाइल ऐप से कर सकते हैं। अपने अकाउंट से पीपीएफ में आपको पैसा जमा कराना है, वो आप इसके माध्यम से कर सकते हो। अपने अकाउंट से किसी और को पैसा भेजना है। तो कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान में बैंकों के द्वारा
अपने अलग ऐप होते हैं उसके लिए। जैसे एसबीआई का आपको मोबाइल ऐप यूज करना है तो योनो आपको डाउनलोड करना पड़ता है। इसी प्रकार से यूनियन बैंक का अलग है, पंजाब नेशनल बैंक का अलग है, बैंक ऑफ बड़ौदा का अलग है। यहाँ एक मोबाइल ऐप अलग से है। ये जो ऐप है मोबाइल ऐप, ये तो कैशलेस ट्रांजेक्शन के लिए है, जिसमें पहले ऐप में पैसा डाला जाता है, उसके बाद अलग अलग जगह पेमेंट किया जाता है। पर एक मोबाइल बैंकिंग और स्टार्ट हो गई है, जिसके अंदर आपके बैंक खाते को सर्वर के माध्यम से आपके मोबाइल से जोड़ दिया जाता है। अब उस मोबाइल के माध्यम से आप कोई भी पेमेंट आवश्यकता अनुसार आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। आपको किसी को पैसा भेजना है तो भी कर सकते हैं, किसी वस्तु का ऑनलाइन भुगतान करना है तो भी कर सकते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड से आप कोई क्रेडिट लेना चाहते हैं तो भी मोबाइल बैंकिंग से किया जाना संभव है। तो वर्तमान में मोबाइल बैंकिंग भी बहुत प्रचलित है। विकसित राष्ट्रों में बहुत सारे लोग मोबाइल बैंकिंग का ही प्रयोग करते हैं, पर धीरे धीरे भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में भी मोबाइल बैंकिंग बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा कैशलेस ट्रांजैक्शन की जब आप बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जिन व्यक्तियों के पास इंटरनेट की सुविधा है, जिन व्यक्तियों के पास एंड्रॉइड फोन है, उनके द्वारा तो कैशलेस ट्रांजैक्शन कर लिया जाता है। पर कुछ व्यक्ति, हमारे देश में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग गरीबी में जीवन यापन करता है, गांवों में जीवन यापन करता है। उन गांवों में मोबाइल की फैसिलिटी नहीं है, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। मोबाइल है तो उनके पास सामान्य मोबाइल है, उनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में न तो वो इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि गांव में इंटरनेट है ही नहीं। इसके अलावा वो मोबाइल ऐप का भी प्रयोग नहीं कर सकते और मोबाइल बैंकिंग भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो स्मार्टफोन खरीद सके। तो वो क्या करते हैं, एक सामान्य फोन रखते हैं, उसके माध्यम से अगर वो इंटरनेट बैंकिंग करना चाहे या कैशलेस ट्रांजैक्शन करना चाहे तो किस प्रकार से किया जाना संभव है। भारत सरकार के द्वारा एक ऐसा तकनीक विकसित किया गया है जिसको भारत सरकार की नहीं कह सकता, एक ऐसी तकनीक है, ये मैं क्षमा करें, ये मैं नहीं कह सकता कि किसने, पहले हम बात कर रहे थे मोबाइल ऐप की, तो उसकी मोबाइल ऐप में देखिए भारत सरकार ने एक भीम ऐप डेवलप किया है, जिसका मतलब होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये भारत इंटरफेस फॉर मनी हमारे सरकारी मोबाइल ऐप है, जिसको भीम ऐप के नाम से जाना जाता है। ये भारत सरकार ने हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में इस भारत सरकार के मोबाइल ऐप को भीम नाम दिया है। और वर्तमान में धीरे धीरे भारत में ये मोबाइल जो है मोबाइल ऐप वो भी लोगों में लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल लेन देन के प्रति भरोसा कायम करने के लिए ये सरकारी ऐप जारी किया, जो कि राष्ट्रीयकृत, जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और जितने भी निजी बैंक हैं, उन सब में इस ऐप के माध्यम से लोग आसानी से डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, हम बात कर रहे थे कि कुछ जो व्यक्ति जिसके पास इंटरनेट नहीं है, जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है और स्मार्टफोन भी नहीं है, क्योंकि गांव में, देश के गांव में लोग बहुत गरीबी में रहते हैं, उनके पास इंटरनेट की सुविधाएं नहीं है, नहीं उनके पास स्मार्टफोन है। तो ऐसी स्थिति में उनको किस प्रकार से कैशलेस ट्रांजैक्शन से जोड़ा जाए, इसके बारे में एक नई तकनीक है जिसको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, जिसको यूएसएसडी तकनीक के नाम से जाना जाता है। इस तकनीक में *99# डायल करने के बाद बिना इंटरनेट के और बिना स्मार्टफोन के सामान्य फोन में जब *99# डायल किया जाता है तो वह उस व्यक्ति के पास दो कोड आते हैं। पहला कोड आता है उसका MMID, ये मोबाइल की आईडी है, और एक आता है एम पिन। यानी क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा
स्टार सामान्य फोन से *99 और हैश करके डायल किया जाता है तो उस व्यक्ति के उस फोन पर 2 प्रकार के पिन आते हैं। MMID मोबाइल का आईडी आता है और मोबाइल का पिन आता है। ये जो होता है ये उसी फोन पर आता है जो फोन आधार कार्ड के माध्यम से जुड़ा होता है और वो आधार आपके बैंक खाते से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यानी आधार के माध्यम से होता है, आधार कार्ड, आधार OTP इसमें आता है। तो आपका बैंक खाते से जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होता है उस नंबर से जब आप *99 हैश डायल करते हैं तो 2 प्रकार के पिन जनरेट करता है। एक मोबाइल आईडी MMID जिसको कहा जाता है और दूसरा मोबाइल पिन MPIN। अब इस खाते से अब मान लीजिए कोई व्यक्ति को किसी दूसरे को पेमेंट करना है तो व्यक्ति क्या करेगा, जिस व्यक्ति को पेमेंट करना है उसका मोबाइल आईडी लेगा, IFSC कोड उसमें देखिए, इसमें क्या करना पड़ता है, *99 हैश डायल करके फिर आपको IFSC कोड जो है उसके पहले 4 अंक डालेंगे तब ये दोनों चीज आपके पास आएगी। जो अब किसी व्यक्ति को भुगतान करना है तो उसका आपके पास MMID होना चाहिए, उसका MMID आप डालेंगे, कितनी राशि इसको ट्रांसफर की जानी है वो डालेंगे और फिर अपना खुद का मोबाइल पिन डालेंगे। उसके बाद इसके माध्यम से OTP प्राप्त होगा और उस OTP के माध्यम से आप अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो सामने वाले का केवल आपको MMID नंबर या कोड पता होना चाहिए और आपको अपना मोबाइल का पिन नंबर पता होना चाहिए। फिर वो सामने वाले का अकाउंट नंबर MMID डालेंगे, उसका जितना राशि आपको ट्रांसफर करनी है वो डालकर अपना मोबाइल पिन डालेंगे। तो बिना इंटरनेट के और बिना स्मार्टफोन के भी कैशलेस ट्रांजैक्शन किया जाना संभव है। पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। इसके अलावा गांवों में पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, उनमें इतनी नॉलेज नहीं होती है कि वो किस प्रकार से MMID बनाए या किस प्रकार से वो कार्य करे, कैसे वो नॉर्मल फोन को चलाए। तो उनके लिए एक माइक्रो ATM भी स्टार्ट किए गए हैं। माइक्रो ATM जो कि आधार कार्ड से जुड़े होते हैं, उसमें गांव में जो जगह जगह ई-मित्र हैं उनको ही माइक्रो ATM के रूप में यूज किया जाता है। उन ई-मित्रों पर किसी को अगर पैसा अपने अकाउंट में जमा कराना है तो केवल अपने फिंगर्स प्रिंट, थंब प्रिंट देना होता है और जो राशि जमा करानी होती है वो ATM वाले जो ई-मित्र वाले हैं उनको देनी होती है, वो उसके माध्यम से उनके खाते में जमा करा देते हैं। उनको अगर खाते से पैसा निकालना है तो ये केवल फिंगरप्रिंट और थंब प्रिंट के माध्यम से वो अपना खाते से पैसा निकाल सकते हैं। तो यानी आधार कार्ड के माध्यम से उंगलियों को स्कैन कराकर वो किसी और को भी पैसे का भुगतान कर सकते हैं। और बैंक खाता इसके लिए बहुत जरूरी है कि उनका बैंक खाता आधार नंबर के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। और इस सुविधा को लेने के लिए आधार नंबर और बैंक खाता दोनों आपको पता हो तो ये आसानी से आप माइक्रो ATM का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये चीज हमने डिस्कस करी कि किस प्रकार से, इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि वर्तमान में बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिनके माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया जाना संभव है, चाहे वो चेक का माध्यम हो, ड्राफ्ट हो, या ड्राफ्ट के अलावा वर्तमान में नेफ्ट भी होता है जिसके माध्यम से भी पैसे का ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जा सकता है। नेफ्ट में क्या किया जाता है, जिस भी खाते में आपको पैसा ट्रांसफर करना है उसका अकाउंट नंबर और IFSC कोड और किस शाखा में उसका अकाउंट है वो बताने पर आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी कैशलेस ट्रांजैक्शन होता है। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग है, स्वाइप कार्ड के माध्यम से है, मोबाइल ऐप के माध्यम से है, मोबाइल बैंकिंग के रूप में हो सकता है, या USSD कोड के माध्यम से हो सकता है, माइक्रो ATM के नाम से हो सकता है। तो ये कह सकते हैं कि वर्तमान में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है जिसके माध्यम से कैशलेस ट्रांजैक्शन को संपन्न किया जा सकता है। नगद लेन देन की उपयोगिता के बारे में चर्चा करते हैं कि देश का धीरे धीरे आर्थिक विकास हो रहा है और ये प्रगति के नए सोपान पर नित्य नई प्रगतिशील है।
ऐसी स्थिति में लगातार केस, बहुत सारा जो केस होता है वो अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार को, कालाबाजारी को प्रोत्साहित करता है, भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करता है। और दूसरा, देश के नोट निर्गमन प्रणाली पर बहुत दबाव उत्पन्न करता है, क्योंकि लगातार नगद मुद्रा का जब प्रयोग किया जाता है तो उसमें से मुद्रा फट जाती है, खराब हो जाती है, उनकी प्रिंटिंग धुंधल बराबर काम में आने की वजह से नोट कटे फटे हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए मुद्रा को परिवर्तित करने में खर्च करने पड़ते हैं। फिर उस मुद्रा को अलग अलग स्थान पर पहुंचाने में भी सरकार को खर्चा आता है। भारत देश एक बहुत बड़ा देश है, तो यहाँ अंतिम व्यक्ति तक नगद राशि पहुंचाना बहुत मुश्किल काम है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर कैशलेस ट्रांजैक्शन देश में धीरे धीरे कैशलेस ट्रांजैक्शन का विकास होता है तो उससे धीरे धीरे नकदी पर हमारी निर्भरता कम होगी। उससे सरकार को करोड़ों रुपए जो हर साल नए नोट जारी करने में और पुराने नोटों को बदलने में खर्च करने पड़ते हैं, वह नहीं करने पड़ेंगे। तो उस रुपए को हम किसी और आर्थिक विकास के कार्य में लगा सकते हैं। तो इस नगद विहीन लेन देन के उपयोगिता या लाभ के बारे में हम बात करते हैं। उपयोगिता या लाभ, तो देखिए, सबसे पहले इसकी उपयोगिता या लाभ में हम कह सकते हैं कि कैशलेस ट्रांजैक्शन की वजह से समय और धन की बचत होती है। कैशलेस ट्रांजैक्शन करने के लिए आप इंटरनेट के माध्यम से, मान लीजिए रेल की टिकट बुक कराते हैं, वीडियो कोच बस की टिकट बुक कराते हैं, रोडवेज की टिकट बुक कराते हैं, या कोई ग्रोसरी स्टोर से सामान खरीदते हैं, या कोई इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद आप इंटरनेट के माध्यम से खरीदते हैं, तो आपको वहां जाने के लिए जो समय लगता वो बच जाता है। सपोज कीजिए आप रेलवे की टिकट बुक कराते हैं तो आपको पहले रेलवे स्टेशन जाना होता था, वहां पर टिकट बुक कराकर वापस आना होता था। तो एक तो आपको वहां जाने के लिए पेट्रोल या डीजल जिस भी वाहन से आप जाएंगे वो खर्च करना होता था, और टाइम भी आपको खर्च करना पड़ता था। पर वर्तमान में आप अपने लैपटॉप से, आप अपने मोबाइल से, जहां आप बैठे हैं वहीं से वस्तुओं और सेवाओं का आप क्रय विक्रय कर सकते हैं। आप ऑनलाइन डॉक्टर की एडवाइस भी ले सकते हैं। पहले आपको डॉक्टर के पास जाना होता था, उसे अपॉइंटमेंट लेना होता था, वहां लंबी क्यू होती थी, उसमें आपको वेटिंग करनी पड़ती थी, तो बहुत टाइम आपका लगता था, बहुत पैसा भी खर्च होता था, आने जाने का भी पैसा खर्च होता था डॉक्टर की फीस के अलावा। पर वर्तमान में बहुत सारी वस्तुएं और सेवाएं डायरेक्ट इंटरनेट के माध्यम से यूज की जाती है, तो उससे हमारा समय और धन बचता है। हम ऑनलाइन क्लास की बात करें तो पहले हमको ट्यूशन के लिए जाना होता था, तो ट्यूशन के लिए हमको पहले आधा घंटा पहले निकलना होता था, 1 घंटे वहां पढ़ना होता था, आधा घंटा वहां आते थे, तो टाइम लगता था। इसके अलावा एक बहुत बड़ी फीस देनी पड़ती थी। आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, 12th की राजस्थान बोर्ड की इकोनॉमिक्स पढ़नी है, तो आपको फीस भी देनी पड़ती थी। पर वर्तमान में ऑनलाइन में ये सारी चीजें अवेलेबल है और वो फ्री भी अवेलेबल है। उसी प्रकार से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जब होता है, जो कैशलेस ट्रांजेक्शन होता है, उसकी वजह से टाइम भी बचता है और आपका पैसा भी बचता है। दूसरा, पहले आप देखते थे तो बैंकों पर काम करने का बहुत अधिक दबाव हुआ करता था। बैंक आप जाते थे तो बैंक में बड़ी क्यू होती थी। एक क्यू जो होती थी वो तो 1-2 लाइनें तो होती थी पैसा निकालने वालों की, 1-2 लाइनें होती थी पैसा जमा कराने वालों की, और बैंक को लगभग 10 से 12 लोगों का स्टाफ तो केवल पैसे को जमा करने और पैसे को निकालने के लिए ही लगाना पड़ता था, और बैंकों पर भारी दबाव रहता था। इवन कैशियर को चाय भी पीनी होती थी तो वो नहीं पी पाता था, क्योंकि लंबी लाइन उसके सामने रहती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि आपने अगर 10 साल पहले कहीं बैंक देखा हो तो बैंक के कर्मचारियों पर भारी दबाव होता था कार्य करने का, बड़ी बड़ी क्यू उनके सामने होती थी। पर वर्तमान में जब से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ है, बैंकों के दबाव में बहुत कुछ रिलीज हो गया है। वर्तमान में कोई भी पैसा निकालने बहुत कम लोग ही बैंक में जाते हैं। जिनको बड़ी मुद्रा निकालनी होती है वही बैंक जाता है, बाकी सामान्य रूप से कोई भी बैंक नहीं जाता है। इसके अलावा पैसा जमा कराने के लिए भी अभी आजकल एटीएम आ गए हैं, तो उसके माध्यम से पैसे को जमा भी करा दिया जाता है। उसके लिए भी बैंक जाने की जरूरत नहीं होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इनके माध्यम से, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से बैंकों के कार्य का दबाव भी कम हुआ है। इसके अलावा पहले हमको कोई भी कार्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमको जाना होता था तो भारी मात्रा में हमको नकदी साथ में लेकर जानी होती थी।
तो जेब कतरी का भय होता था, डकैती का भय होता था और असुविधाजनक भी होता था। अगर आपको 50,000 रुपए भी लेकर जाने हैं और 100 की 5 गड्डियां हैं तो बड़ा असुविधाजनक होता था और सारे रास्ते आपको ये टेंशन रहती थी कि मेरे सामान से कोई कैश पार निकल ले, मेरी जेब नहीं कट जाए। वर्तमान में जब कैशलेस ट्रांजेक्शन हो गया है तो ये सारी समस्याओं से हमको छुटकारा मिल गया है। वर्तमान में आपको सामान्य रूप से बहुत ज्यादा पैसा साथ में लेकर जाने की जरूरत नहीं है। आसानी से आप जहां पर भी जरूरत है आप एटीएम का यूज करके पैसा निकाल सकते हैं। तो वर्तमान में कैश पैसा लेकर जाना आने की छुटकारा मिल गया। जो नकदी साथ लेकर चलने की जो असुविधाएं होती थी उससे भी हमको छुटकारा मिल गया। अब नगद विहीन लेन देन आसानी से संभव है। हमको जो पेमेंट करना है वो हम अपने मोबाइल ऐप, भीम ऐप, पेटीएम ऐप, फोन पे इससे कर सकते हैं या कहीं कैश की आवश्यकता है तो वहां किसी नजदीक एटीएम से जाकर कैश पैसा कलेक्ट करके भी हम उसका पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए सरकार को भी राजस्व में वृद्धि हो रही है क्योंकि ऑनलाइन जो पेमेंट होता है उस ऑनलाइन पेमेंट का पूरा रिकॉर्ड होता है। जब आप पेमेंट किसी के खाते में करेंगे तो उसके द्वारा जो बिक्री की जाने वाली वस्तु उसका रिकॉर्ड होगा और जब रिकॉर्ड होगा 2 नंबर में नहीं होगी, 1 नंबर में वस्तु सेवा का क्रय विक्रय किया जाएगा तो सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति होगी। आप देखते हैं कि पहले जब मोबाइल फोन हमारे यहाँ बिकते थे, दुकानों पर बिकते थे, उसमें से बहुत सारे फोन ऐसे भी हो सकते होंगे जो कि ऊपर के ऊपर भेज दिए जाए और उसका बिल ट्रांजैक्शन नहीं किया जाए। पर वर्तमान में ऑनलाइन शॉप के द्वारा हर प्रोडक्ट पर बिल बनाया जाता है, उसमें जीएसटी और सीएसटी पे किया जाता है। तो इसके माध्यम से सरकार को भी राजस्व में वृद्धि हो रही है क्योंकि व्यापारियों का भी जो बिजनेस है धीरे धीरे जब ऑनलाइन होता जा रहा है तो ऑनलाइन में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसका रिकॉर्ड होता है और रिकॉर्ड होने की वजह से उसको व्यापारी के द्वारा परचेज और सेल में दिखाया जाता है तो उससे सरकार को भी राजस्व में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा काला बाजारी में भी धीरे धीरे कमी आ रही है। वर्तमान में जैसे जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है वैसे काला बाजारी में भी कमी आ रही है क्योंकि सरकार के पास रिकॉर्ड होता है कि किस व्यापारी के द्वारा कितना सामान खरीदा गया और कितना बेचा गया और उसके पास स्टॉक कितना है। अभी हाल ही में देखा गया कि थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ तुअर की दाल साल भर पहले महंगी हो गई और 200 रुपए किलो हो गई। तो जब सरकार के द्वारा छापेमारी की गई तो ऐसे भी व्यापारी मिले जिनके पास 10-10 हजार किलो तक तुअर दाल का स्टॉक था। कुछ व्यापारी क्या करते हैं, जानबूझकर जिनकी कैपेसिटी अच्छी होती है भारी मात्रा में एक ही वस्तु को खरीदते चले जाते हैं। फिर जब वस्तु का कृत्रिम अभाव मार्केट में हो जाता है तो उसको मन माफिक दाम पर बेचकर मुनाफा वसूली करते हैं। ऐसा प्याज के साथ भी हमने देखा था, तुअर दाल के साथ भी देखा था। इसी प्रकार से बहुत सारी वस्तुओं के साथ इस प्रकार से सटोरिये सक्रिय हो जाते हैं। परंतु ऑनलाइन जब ट्रांजैक्शन धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है तो ऐसी स्थिति में व्यापारियों के द्वारा कितनी वस्तुएं खरीदी गई, कितनी बेची गई, कितना स्टॉक है, इनका बहुत आसानी से पता लगाया जाना संभव है। तो इससे आने वाले समय में जो कालाबाजारी की जाती है उस पर भी धीरे धीरे रोकथाम लगेगी। इसके अलावा बहुत सारे अवैध कार्य किए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई शॉप अवैध कार्यों पर भी लगाम लगेगी, जैसे रिश्वत है, भ्रष्टाचार है, स्मगलिंग है, ब्लैक मार्केटिंग है। ये सारी चीजों पर भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की होने की वजह से धीरे धीरे लगाम लगेगी। एग्जाम्पल के लिए हमारी सरकार ने घोषित कर रखा है कि 8 बजे बाद शराब की बिक्री नहीं होगी। अब कोई दुकानदार 8 बजे बाद भी पीछे से कोई गेट रखकर दुकान से शराब बेचना चाहता है और अगर वो ऑनलाइन पेमेंट प्राप्त करता है तो ये क्लियर हो जाएगा कि उसने 8 बजे बाद भी शराब बेची, जो कि एक कानूनन जुर्म है। तो कहने का तात्पर्य है कि कई प्रकार के जो अवैध कार्य होते हैं, जैसे तस्करी होती है, ब्लैक मार्केटिंग होती है, इन सभी अवैध कार्यों पर भी ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन है उसके माध्यम से रोक लगाना संभव होगा। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सट्टे के उद्देश्य से कोई वस्तु को खरीद लेते हैं, या आपने ये देखा होगा कि कोई प्लॉट 1 करोड़ रुपए में बेचा गया है, पर जब रजिस्ट्री की बात आती है तो वो रजिस्ट्री 1 लाख रुपए की कराते हैं और सरकार को भारी राजस्व का नुकसान होता है। तो अब जब ऑनलाइन पेमेंट होगा, धीरे धीरे कैशलेस पेमेंट होगा, तो बहुत मुश्किल होगा सामने वाले व्यक्ति के लिए कि 99 लाख कलेक्ट कर उसको दे।
और ऐसी स्थिति में अगर कोई ट्रांजेक्शन 100 करोड़ का है, कोई जमीन 100 करोड़ में बिकी है, तो सामने वाले के लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इतना 100 करोड़ वह एक साथ लाकर नगद दे। क्योंकि जैसे जैसे कैशलेस ट्रांजेक्शन बढ़ेगा, कैशलेस ट्रांजेक्शन बढ़ने के साथ अर्थव्यवस्था में नकदी की मात्रा धीरे धीरे कम होगी। जब नकदी कम होगी तो अधिकांश सौदे जो होंगे वो ऑनलाइन किए जाएंगे, कैशलेस ट्रांजैक्शन के माध्यम से किए जाएंगे, तो वह सारे सौदे सरकार की नजर में होंगे और उससे सरकार को भारी राजस्व की प्राप्ति होगी। वर्तमान में क्या किया जाता है, प्राय कर जो है, कर के रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि जितने मूल्य पर सौदा किया जाता है उससे बहुत ही कम मूल्य 25% और 20% मूल्य पर ही रजिस्ट्री कराई जाती है। और जब कृषि एग्रीकल्चर लैंड की बात होती है तो केवल 2 से 5% मूल्य पर ही उसकी रजिस्ट्री की जाती है। तो इस प्रकार से जब नगद विहीन लेन देन होगा तो इसके इस प्रकार की जो अवैध कार्य हैं उनको रोकने के लिए बहुत सहयोगी होगा। ऐसा नहीं है कि हर स्तर में हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर ही सकते हैं, इसकी कुछ सीमाएं भी है। हमारे यहाँ देखिए, समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो अशिक्षित है, शिक्षा की स्तर उनमें बहुत कम है। ऐसी स्थिति में उनसे ये अपेक्षा करना कि वह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेगा बेईमानी होगा। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आज भी लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं है और वो बैंकिंग से भी परिचित नहीं है। ऐसी स्थिति में वो कौन सी मोबाइल बैंकिंग का यूज करेंगे, वो कौन सा यूएसएसडी आईडी तकनीक का प्रयोग करके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे, ये नहीं समझ में आता है। क्योंकि भारत में 1947 के बाद लगातार हम शिक्षा और साक्षरता पर ध्यान दे रहे हैं, पर अभी भी हमारी साक्षरता का स्तर लगभग 75% ही है और गांवों में तो स्थिति और बहुत गंभीर है। गांवों के लोगों की इनकम इतनी नहीं होती है कि वो बैंकिंग का प्रयोग करें। तो ऐसी स्थिति में ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा हमारे देश में लोगों में बैंकिंग की आदत की कमी है। सामान्य रूप से हम जो पैसा कमाते हैं उसको कैश ही रखना पसंद करते हैं। रोज का रोज, डेली टू डेली हम बैंक में जमा कराना या बैंक से पैसा निकालना, ये हमारी आदत में कम है। दूसरी चीज है कि गांव में आज भी बैंकिंग का विकास नहीं हुआ है। आप गांव में जाएंगे तो बहुत सारे गांवों में 10-10 किलोमीटर तक कोई बैंक ही नहीं है। इस कारण से ग्रामीण जनों में पहले तो उनकी कमाई कम है और इतनी कमाई या इतनी बचत ही नहीं होती है कि वो बैंक में जमा कराए। और दूसरी चीज, बैंक आसानी से अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि बैंकों के द्वारा प्राय उन्हीं क्षेत्रों में शाखा खोलने का प्रयास किया जाता है जिन क्षेत्रों में उनको कमाई की आशा होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो शाखाएं खोली जाती है उनमें से अधिकांश बैंकों की घाटे में शाखाएं जाती है। तो बैंक सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं नहीं खोलना चाहते हैं। और भारत की जनसंख्या का लगभग 70% भाग आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। तो जनसंख्या 130 करोड़ के आसपास हम जनसंख्या माने तो उसका 70% भाग आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में है। और अगर वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से नहीं जुड़ता है, वो बैंकिंग से नहीं जुड़ता है, तो हमारा जो नगद विहीन कैशलेस जो ट्रांजैक्शन का अवधारणा है वो सही मायने में खरी नहीं उतर पाती। इसके अलावा वर्तमान में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कई प्रकार की धोखाधड़ी की संभावनाएं से भी इंकार नहीं किया जा सकता। हमको कई बार सुनने में आता है कि अमुक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी हो गई, उससे बैंक कर्मचारी बनकर किसी ने ओटीपी पूछा और उसके खाते से 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए पार कर लिए गए। ये प्रॉब्लम जो है उसकी वजह से भी कैशलेस ट्रांजैक्शन का विकास जिस स्पीड से देश में होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग साइबर क्राइम करते हैं, साइबर अपराध करते हैं। वो भोले वाले लोगों को किसी भी तरीके से अपने जाल में फंसाकर उनसे ओटीपी मांग लेते हैं और ओटीपी के माध्यम से वो उनके खाते से पैसा निकालने का काम करते हैं। और यहां तक कि कई लोगों ने तो इसको व्यवसाय के रूप में अपना रखा है। प्राय इस प्रकार के अपराध में अपराधी को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। इस कारण से इनमें जितने केस होते हैं उसमें से 10 से 20% केस ही सोल्व हो पाते हैं। बाकी सारे अधिकतर केसों में साइबर अपराधी बच निकलते हैं, क्योंकि वह फर्जी आईडी से खाता खुलाते हैं और उससे पैसा निकाल देते हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से भी देश में कैशलेस ट्रांजैक्शन को जितनी गति मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। इसके अलावा बहुत सारे सौदे ऐसे हैं जिनमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन संभव नहीं है। आपके द्वारा 1 रुपए का शैम्पू खरीदा जाना है, आपके द्वारा
छोटे ट्रांजेक्शन करने हैं, माचिस ली जानी है, आपके कपड़े के प्रेस के लिए आपको पैसे का भुगतान करना है, आपको कहीं सब्जी खरीदनी है, आपको दूध आधा लीटर खरीदना है, तो ये छोटे व्यवसायी जो होते हैं जिनका रोज का कलेक्शन ही 1,000 रुपए से कम होता है, ये प्राय न तो बैंक में खाता रखते हैं, न ही किसी मोबाइल ऐप का स्कैनर अपने पास रखते हैं जिसके माध्यम से कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया जा सके। तो कुछ अनेक सौदे ऐसे हैं जो छोटे छोटे सौदे होते हैं, उनमें हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि ये पहली चीज तो यह है कि ये घूमता हुआ व्यापार करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आज यहाँ व्यापार कर रहे हैं, कल दूसरी जगह कर रहे हैं। दूसरी चीज, इनकी कमाई इतनी कम होती है कि इनका बैंक खाता ही नहीं होता है। जब इनके पास बैंक खाता नहीं होगा तो कहाँ इनके पास ऐप होगा कि पेटीएम का स्कैनर इनके पास हो, या भीम ऐप का स्कैनर इनके पास हो, या फोन पे का स्कैनर हो। तो ये एक प्रॉब्लम और है। दूसरा, देश में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार सीमित मात्रा में ही हुआ है। आप शहरी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको बैंक नजर आएंगे, उनकी शाखाएं भी नजर आएगी, पर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में आज भी बैंकिंग व्यवस्था का बहुत अभाव है। अगर कहीं बैंक खोल भी दिए गए हैं तो उसमें स्टाफ की कमी करके बताकर सप्ताह में 1-2 बार ही उसको खोला जाता है, क्योंकि रिजर्व बैंक का दिशा निर्देशन है कि आपको ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक खोलना है। तो बैंकों के द्वारा बैंक तो खोल दिए गए हैं, किराए पे बिल्डिंग लेकर बैंक तो खोल दिए गए हैं, पर उसमें स्टाफ नहीं लगाया जाता है, या स्टाफ लगाया भी जाता है तो वो उस स्टाफ को डेपुटेशन पर बार बार बुला लिया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो बैंकिंग सुविधाओं का बहुत अभाव है। शहरी क्षेत्र में भी बैंक जितनी रिक्वायरमेंट है उसकी तुलना में शाखाएं बहुत कम है। और हाल ही में तो जब केंद्र सरकार की नई योजनाएं चली जिसके अंदर बैंकों का आपस में मर्ज किया जा रहा है, तो वो उन शाखाओं की संख्या भी और कम हो रही है। जो पहले से शाखाएं थी, जैसे हाल ही में यूनियन बैंक है, उसमें कारपोरेशन बैंक को मिला दिया गया, तो अब जो कारपोरेशन बैंक की शाखाएं हैं वो हट गई। इसी प्रकार से एसबीआई में कई बैंकों को मिला दिया गया, तो वो बैंकों की शाखाएं और कम हो रही है। हमने हाल ही में देखा, हमारे आसपास में भी पहले एसबीआई की 3 शाखाएं होती थी और उसमें जो मिलाए गए बैंक है उसकी भी 3-4 शाखाएं होती थी। अब सब मिलाकर एक ही बैंक हो गया, तो वहां पर बहुत भीड़ पड़ती है। तो हमारे यहाँ बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार बहुत सीमित मात्रा में है। इस कारण से ऑनलाइन बैंकिंग की जो प्रक्रिया है, कैशलेस ट्रांजैक्शन की प्रक्रिया है, वो बैंकिंग का विस्तार सीमित होने की वजह से भी सीमित हो जाती है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो साइबर अपराधी है, साइबर अपराध के लिए जो कानून है वो बहुत प्रभावी कानून हमारे यहाँ पर नहीं है। लोग साइबर अपराध कर देते हैं और किसी के साथ साइबर धोखाधड़ी हो जाती है तो उसका पेमेंट मिलने में बहुत समय लग जाता है। किसी के खाते से 1 लाख रुपए कट गए और अब उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, 10-10 साल तक उस केस का निस्तारण नहीं होता है और व्यक्ति अपने केस से हाथ धो बैठता है। काफी समय तक वो कानूनी प्रक्रिया में उलझा रहता है और उनको आर्थिक शक्ति और ब्याज की शक्ति का नुकसान होता है। तो इस वजह से भी हमारे यहाँ जो कैशलेस ट्रांजैक्शन है उसमें अभी और विकास की संभावनाएं है। हमको आवश्यकता है कि हम जो साइबर अपराध है उसके लिए प्रभावी कानून बनावें और ऐसा तंत्र विकसित करें कि किसी के साथ साइबर धोखाधड़ी होती है तो उसको हम तुरंत ट्रेस आउट कर उसका समाधान निकाल पाए। तो फिर भी हम कह सकते हैं कि कुछ सीमाओं के होते हुए भी धीरे धीरे देश में कैशलेस ट्रांजैक्शन बढ़ता चला जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था, जैसा कि पूर्व में बताया गया, विश्व की 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से है और इतना बड़ा जनसंख्या और इतना बड़ा फैलाव है कि देश में कैशलेस ट्रांजैक्शन पर और अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इन उपयोगिताओं को देखते हुए हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में कैशलेस ट्रांजैक्शन और बढ़ेगा। अब हम चलते चलते थोड़ी सी बात ये भी कर लेते हैं कि हमको जब डिजिटल लेन देन करना है तो डिजिटल लेन देन करते समय कौन कौन सी बातों को हमको ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम डिजिटल धोखाधड़ी का शिकार ना हो। तो सबसे पहले हमारे द्वारा जो एटीएम कार्ड यूज किया जाता है, क्रेडिट कार्ड यूज किया जाता है या डेबिट कार्ड यूज किया जाता है, तो इसमें हम सब लोगों को पता होना चाहिए कि बैंक के द्वारा कभी भी ओटीपी नहीं मांगा जाता है। प्राय क्या होता है कि साइबर अपराधी क्या करते हैं, आपको बैंक मैनेजर बनकर फोन करते हैं और ये कहते हैं कि आपका
आपके खाते में आपने 1 साल से ट्रांजेक्शन नहीं किया है तो ये आपका खाता लॉक होने वाला है। अगर आपको इसको लॉक नहीं कराना है तो एक ओटीपी आपके खाते में आएगा, आपके मोबाइल पर आएगा, आप उसको हमको बता दीजिए ताकि हमको उसको ठीक कर देते हैं। इसी प्रकार से आपको एटीएम के लिए कहा जा सकता है कि आपका एटीएम जो है वो ब्लॉक हो गया है या आपका एटीएम का क्लोन किसी ने बना लिया है, तो आप ओटीपी बताइए ताकि आपका एटीएम चेंज करवाया जाए, आपको नया एटीएम भेजा जाए। इस प्रकार से वो ओटीपी प्राप्त करके प्राय लोगों को धोखाधड़ी का शिकार बनाते हैं। तो हमको सबसे पहले ये ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी हालत में हमको ओटीपी किसी को नहीं बताना है, चाहे बैंक से फोन आए, चाहे मैनेजर का फोन आए, चाहे कोई रिश्तेदार बनकर फोन करे, हमको किसी भी स्थिति में ओटीपी नहीं बताना है। दूसरी चीज क्या होती है, कई बार क्या करते हैं, आपको अगर कोई लगता है कि किसी संदिग्ध व्यक्ति ने आपको फोन किया है और ओटीपी जानने का प्रयास किया है, आप सजग हैं, आपने ओटीपी नहीं बताया, पर आप सोचते हैं कि चलो हमारा तो सुलझारा हो गया, हमने ओटीपी नहीं बताया। पर होना यह चाहिए कि इस प्रकार का यदि कौन फोन आता है, आपने ओटीपी नहीं बताया, वो बहुत अच्छा आपने किया, पर आपको उसकी सूचना बैंक कर्मचारी को, बैंक मैनेजर को देनी चाहिए कि मेरे पास इस नंबर से फोन आया है और ओटीपी मांगा गया है, ताकि वह साइबर अपराधी आपको नहीं बना पाया, मान लीजिए आपके साथ अपराध नहीं कर पाया, किसी और के साथ भी अपराध नहीं करे। इसके लिए हमको सजग होना पड़ेगा। जब हम दूसरे को भी बचाएंगे तो हम भी बचेंगे, क्योंकि वह ऐसा काम करना बंद कर देगा। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कई लोग क्या करते हैं, अपना एटीएम कार्ड होता है, उस एटीएम कार्ड के पीछे अपना पिन कोड लिख देते हैं, अपना जो कोड होता है गुप्त कोड उसको लिख लेते हैं, या एटीएम कार्ड का जो कवर होता है उस पर वो लिख लेते हैं। अब किसी कारणवश मान लीजिए मार्केट में जाते हुए वो एटीएम कार्ड गिर गया, तो अब कार्ड भी आपका है, आपका पिन नंबर भी उसमें लिखा हुआ है, कोई आसानी से आपको धोखाधड़ी का शिकार बना सकता है। तो कभी भी अपना जो पिन नंबर है वो एटीएम कार्ड पर नहीं लिखना चाहिए। प्रयास ये करें कि आप उसको याद ही रखें। आप याद नहीं रख सकते हैं तो घर में किसी सुरक्षित स्थान पर उसको लिख कर रखें, और जब आप एटीएम का यूज करने जाएं तो आप उसको याद करके जाएं और वापस आकर एटीएम ठिकाने साथ में रखें। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं वो एटीएम पर कोई ट्रांजैक्शन करने जाते हैं, वहां पहले से ही साइबर अपराधी अवेलेबल होते हैं। वो क्या करते हैं, उनकी सहायता करने के बहाने उनका एटीएम यूज करके उनको पैसा निकाल कर देते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति गया और उसको 10,000 रुपए निकालने थे, तो वो उससे पूछेंगे, हाँ बाबूजी आपका ये बता दीजिए, कोड नंबर बताइए, मैं आपको 10,000 रुपए निकाल दूंगा। तो वो क्या करेगा, उनका एटीएम लगाएगा, कोड लगाएगा, 10,000 रुपए निकालेगा, फिर जब एटीएम वापस देगा तो उसी बैंक का दूसरा एटीएम कोई फर्जी एटीएम दे देगा। सामान्य रूप से उस एटीएम कार्ड पर किसी का नंबर नाम लिखा हुआ नहीं होता है, इतना हम चेक भी नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, कार्ड को बदल देते हैं। अब उनके पास पहले से ही पिन नंबर होता है, चूंकि पिन नंबर वृद्ध व्यक्ति ने खुद बताया, फिर उस कार्ड को यूज करके वे तुरंत व्यक्ति के खाते को खाली कर देते हैं। और हमारे यहाँ जनता बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है, तो मोबाइल पर अगर वो मैसेज आ रहे होते हैं पैसा निकलने का, तो भी उनको आसानी से पता नहीं होता है कि हमारा पैसा निकल गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कभी आप जाएं और आपसे ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है तो आप किसी परिचित को साथ लेकर जाएं, फिर एटीएम से पैसा निकालें। क्योंकि अनजान व्यक्ति को एटीएम के साथ पिन नंबर बता देना एक बहुत बड़ा क्राइम का कारण हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपके साथ कोई बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाए। सामान्य रूप से एटीएम में इस प्रकार से लोग मिलते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एटीएम कार्ड, एटीएम मशीन में वो कोई कैमरा फिट कर देते हैं, जिसके माध्यम से वो आपका कार्ड जो है, कार्ड का मैग्नेटिक स्लिप के माध्यम से ट्रांजैक्शन नंबर पता कर लेते हैं, और आपका जो पिन नंबर है वो भी वो कैमरे के माध्यम से देख लेते हैं। तो जब भी आप कोई स्वाइप मशीन पर यूज कर रहे हो पिन, तो आप हाथ से थोड़ा यूं ढककर यूज करें, या एटीएम में भी आप जा रहे हैं तो पहले कीबोर्ड को एक हाथ से कवर करिए, दूसरे हाथ से आप पिन नंबर लगाइए, ताकि अगर किसी ने ऊपर कैमरा भी लगाया है तो भी उसको आपका पिन नंबर नहीं पता चले। और साथ में पिन नंबर रेगुलर इंटरवल पर थोड़े थोड़े समय बाद आप पिन नंबर चेंज करते रहें। सामान्य रूप से हम क्या करते हैं, हमारा डेट बर्थ ईयर होता है, जैसे 1973 है, उसको पिन नंबर के रूप में लगाया जाता है। तो साइबर अपराधी के पास आपका पूरा डाटा होता है, वो आपके कार्ड का क्लोन बना लेते हैं, आपके कार्ड का डुप्लीकेट कार्ड बना लेते हैं, और ये प्रयास करते हैं कि अगर इसने डेट ऑफ ईयर लगाया
ईयर का लगाया है 1973, तो वो लगाकर आपका पैसा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो आप जो कोड नंबर डालें, पिन नंबर डालें, वो ऐसा हो कि सामान्य से ट्रेस नहीं हो। कई जने क्या करेंगे 3444 डाल देंगे, 4 बार 4 लिख दिया। ये सामान्य रूप से जो नंबर हैं वो सिक्योर नहीं होते हैं, तो नंबर थोड़ा सा सिक्योर रखें और लगातार उसको बदलते रहें। इसके अलावा आप जहां पर भी एटीएम कार्ड को स्वाइप कर रहे हैं वहां पर भी आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपका जो कोड है, पिन नंबर, आपका जो सीक्रेट कोड है उसको कोई देख नहीं पाए। इसके अलावा मोबाइल ऐप, जब आप गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप स्टोर करते हैं वहां पर आपको ये देखना चाहिए कि मोबाइल ऐप ऑफिशियल साइट से ही आपको स्टोर करना चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत सारे प्राइवेट लोग भी सिमिलर ऐप बना देते हैं। जो साइबर अपराधी होते हैं वो वैसा ही ऐप बना देते हैं, जैसे एसबीआई का योनो है तो योनो से मिलता जुलता लोगो वाला कोई ऐप बना देंगे, और जब आप उसको ऑफिशियल ऐप समझकर अपनी सारी सूचनाएं भर देंगे तो सामने वाले के पास सारी सूचनाएं आ जाएगी और उसके माध्यम से वो आसानी से आपके साथ चीटिंग कर सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका जो ईमेल आईडी है उस पर भी ओटीपी आ जाता है, उसकी वजह से भी साइबर क्राइम की संभावनाएं आपके साथ बन जाती है। तो आप ईमेल आईडी को भी लगातार, ईमेल का पासवर्ड है उसको भी लगातार बदलते रहें ताकि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आवे। या आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं, मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं, तो अपना अकाउंट स्टेटमेंट आपको लगातार थोड़े थोड़े अंतराल पर देखते रहना चाहिए और पासवर्ड भी बदलते रहना चाहिए, ताकि थोड़ा सा भी कोई मिस ट्रांजेक्शन हो तो आपको आसानी से पता चल जाए। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जिस बैंक से उसका मोबाइल नंबर यूज होता है, मोबाइल नंबर दिया होता है, उसको वो बंद करा देता है। उस मोबाइल को छोड़कर दूसरा ले लेता है। नई कंपनी आई, कोई फ्री में फोन दे रही थी या फ्री में कुछ सुविधा दे रही थी, तो व्यक्ति क्या करता है उस फोन को चेंज कर लेता है, और ऐसी स्थिति में जो ओटीपी है वो पुराने नंबर पर जाता है। ऐसी स्थिति में भी आपके साथ साइबर क्राइम होने की बहुत बड़ी संभावनाएं हो जाती है। यदि ऐसी कभी स्थिति हो कि आपने मोबाइल नंबर चेंज किया है और वो नंबर चेंज किया है जिसको कि आपने बैंक में दिया हुआ है, तो आपको तुरंत बैंक में जाकर अपने नए मोबाइल नंबर जुड़वाने चाहिए और पुराने नंबर को आपको बंद करवा देना चाहिए, क्योंकि रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी जाएगा। अब वही नंबर कंपनी किसी और को दे देगी और संयोग से वह नंबर किसी साइबर अपराधी के हाथ में लग गया और उसको लग रहा है कि ओटीपी आ रहा है इस पे, तो वह पता कर लेगा कि ये नंबर पुराना किसका था, फिर आपके बैंक खाते को पता कर लेगा और फिर हो सकता है आपके साथ कोई ना कोई फ्रॉड हो जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन देश की आवश्यकता है। सरकार के द्वारा 9 नवंबर 2016 को जब विमुद्रीकरण किया गया, 500 और 1000 के पुराने नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया, उस समय लोगों को नकदी की बहुत दिक्कत आई थी। तब अधिकांश, हम में से अधिकांश लोगों ने किस प्रकार से पेटीएम को यूज किया जाता है, पेटीएम में कैसा, पेटीएम में पैसा ई वॉलेट में किस प्रकार से डाला जाता है, बैंक खाते को किस प्रकार से लिंक किया जाता है, भीम ऐप को किस प्रकार से यूज किया जाता है, ये सब चीजें हमने सीखी थी। और धीरे धीरे आम व्यापारियों को, शुरू में व्यापारियों को भी परेशानी आई, शुरू में हमें भी परेशानी आई, पर धीरे धीरे अब हमारे बीच जो कैशलेस ट्रांजैक्शन है धीरे धीरे लोकप्रिय होता चला जा रहा है। आप पेट्रोल पंप पर जाएंगे और आप भीम ऐप के माध्यम से भुगतान करते हैं तो आपको कैश डिस्काउंट भी मिलता है, यानी आपको कुछ पैसा वापस आपके खाते में जमा हो जाता है। चाहे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे, स्वाइप मशीन से करेंगे या पेटीएम से करेंगे, फोन पे से करेंगे या भीम ऐप से जब आप पेमेंट करेंगे तो कुछ पैसा रिटर्न आता है। 0.75% जो पैसा है वो आपको वापस दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ प्रोत्साहित हो। सरकार के द्वारा और विभिन्न कंपनियों के द्वारा जो कि ऐप बनाती है वो भी कई प्रकार के आपको इंसेंटिव प्रदान करती है, कैशबैक सुविधाएं प्रदान करती है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा यूज करें। आप किसी शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो वहां आपको बताएंगे कि आप ये क्रेडिट कार्ड ले लीजिए और इससे ये आपको फायदा होगा। आप ऑनलाइन परचेज करेंगे तो 10% पैसा कम लगेगा। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि सरकार और बैंकिंग कंपनियां चाहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें। तो भारत जैसे विशाल देश में जैसे जैसे नगद विहीन लेन देन बढ़ेगा तो देश की करेंसी को छापने में जो भारी भरकम खर्चा आ रहा है
वो खर्चा हमारा बचेगा और उस पैसे को हम विकास के अन्य कार्य के लिए यूज करेंगे। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को और अधिक प्रोत्साहित करें। सरकार को इसलिए इस पर और अधिक कैशलेस आप और अधिक इंसेंटिव प्रदान करने चाहिए और ज्यादा विज्ञापन इसका करना चाहिए। हाल ही में पिछले साल सरकार के द्वारा 94 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के प्रचार प्रसार पर खर्च किए गए। इसके अतिरिक्त सरकार को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर इंसेंटिव और बढ़ाया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग कैशलेस ट्रांजैक्शन का प्रयोग करें, क्योंकि जब नगद पैसा बचता है तो व्यक्ति जिसको नहीं आता है वो भी उसको सीखने का प्रयास करता है। अगर आप 100 रुपए का पेमेंट पेट्रोल का कर रहे हैं और 1 रुपया भी आपको वापस मिलता है ऑनलाइन पेमेंट करने से, तो आपको नहीं भी आता है तो आप सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि रोज उसको पैसा खर्च करना है, रोज आपको बचत प्राप्त होगी। तो मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप ये जान पाए होंगे कि ऑनलाइन पेमेंट किसे कहा जाता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किसे कहा जाता है और कौन कौन से माध्यम है। चेक माध्यम हो सकता है, ड्राफ्ट माध्यम हो सकता है, नेफ्ट माध्यम हो सकता है, इंटरनेट बैंकिंग हो सकती है, मोबाइल बैंकिंग हो सकती है, मोबाइल ऐप के माध्यम से हो सकता है, यूएसएसडी हो सकता है, बैंक एटीएम हो सकता है। और उसके अलावा हमने इस बात पर भी चर्चा करी कि मोबाइल ऑनलाइन कैश ट्रांजैक्शन से क्या क्या हमको फायदे हो सकते हैं, और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि इसकी क्या क्या सीमाएं हैं, क्या क्या कमियां हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की। और बाद में हमने ये भी जानने का प्रयास किया कि हमको एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मैं समझता हूं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में यह वीडियो आपको सारी जानकारियां देने में समर्थ होगा। थैंक यू।